हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ा रहे थे आपको और हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण के नियम, मतलब गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये चाहे मतलब कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब ये होता है कि मैंने एक फार्मूला बताया था, F=G m1 m2/r²। इसका कहने का मतलब ये होता है कि किस जगह पे कितना गुरुत्वीय त्वरण होता है, या फिर बोल सकते हो कि अगर ये मैंने माउस लिया तो ये माउस अगर मैंने ऊपर फेंका तो ऊपर से नीचे ही क्यों आता है, कुछ दूर जाने के बाद नीचे ही आता है। ये कहने का मतलब ये कि कुछ भी कोई भी वस्तु हो, वो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। ऐसा क्यों होता है, मैंने सारी चीज़ें आपको लगभग लगभग कंप्लीट करवा दी है। हो सकता है आज चैप्टर कंप्लीट हो जाए, अगर ना भी कंप्लीट होगा तो आगे चल के आगे इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा इसके अगले लेक्चर में। फिर कोशिश करूंगा कि आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो मैंने क्या पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण के नियम में, मैंने क्या क्या बता दिया था हमने क्या क्या बताया था। देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ये बताया था कि कौन सी वस्तु, कोई भी वस्तु अगर है तो वो नीचे ही क्यों आती है। अगर कोई वस्तु है तो वह ऊपर न जाके वो नीचे ही क्यों आती है। या फिर अगर जैसे बॉल है तो बॉल में अगर आपने ऐसे पैर से किक किया तो वो पैर से किक करने के बाद वो गेंद नीचे ही क्यों आती है, इसके बारे में मैंने समझाया था। जैसे एप्पल का पेड़ है, मैंने एप्पल का उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण मतलब कोई वस्तु ऊपर से नीचे क्यों आती है, इसके विषय में जानकारी इसी पेड़ की वजह से मिली थी हमको। न्यूटन साहब थे आइजक न्यूटन नाम है उनका। तो वो इस पेड़ के नीचे यहाँ बैठे हुए थे। जब यहाँ बैठे हुए थे, एप्पल का पेड़ ऐसे गिरा, एप्पल के पेड़ से एप्पल गिरा नीचे की ओर। तो उनके मन में ये विचार आया कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे को ही क्यों गिरा। या फिर या एप्पल इस तरफ को क्यों नहीं आया, या फिर ये एप्पल इस तरफ को क्यों नहीं आया, इसके विषय में हमने जानकारी बताई। कोई ग्रह है, इसके चारों ओर अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है तो इसके चारों ओर ही क्यों घूमता है, या बाहर क्यों नहीं चला जाता, या इसके अंदर क्यों नहीं चला जाता, या पृथ्वी के अंदर क्यों नहीं चला जाता, इसके विषय में मैंने बताया था। कि तुम्हारे ज्वार भाटा आते हैं इसका कारण यही तुम्हारा है, ये तो मैं सब पढ़ाया था आपको। इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, इसके बाद मैंने ग्रहों के बारे में बताया था। ग्रहों के बारे में मैंने क्या क्या बताया था कि ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर तुम्हारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। कितने चक्कर लगाते हैं, टोटल 9 चक्कर लगाते हैं, ठीक, 9 ग्रह लगाते हैं। उनमें से मैंने क्या बताया था कि जो अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी इस सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, 1 साल का समय लेती है। वैसे ये मंगल है तो मंगल कितना समय लेता है, ये 1 वर्ष 88 दिन लेता है समय, मतलब 687 दिन लेता है। वैसे अगर बुध की बात करें तो ये 88 दिन लेता है। शुक्र की बात करें, ये है शुक्र की बात करें, शुक्र अपना एक चक्कर पूरा करने में 255 दिन लेता है। ऐसे ही कहने का मतलब कोई भी ग्रह हो, पृथ्वी का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, इसके विषय मैंने बताया था। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, इसके बाद मैंने केपलर का नियम बताया था। अच्छा, केपलर कौन है, जो केपलर है उन्होंने ये बताया था कि कोई भी ग्रह है, केपलर ने 3 नियम दिए थे, तो किसके विषय में दिए थे, ग्रहों के विषय में दिए थे। एक ग्रह ये हो गया, एक ग्रह ये हो गया, तो ये ग्रह इस ग्रह के सापेक्ष कैसे गति कर रहा है, या फिर कोई एक ग्रह हो गया, वो ग्रह के अंदर क्या क्या घटनाएं घटित होती, इसके विषय में इन्होंने 3 नियम बताए थे। फोन थोड़ा साइलेंट कर दें, थोड़ा सा आवाज आ रही होगी। तो केपलर ने क्या बताया था कि केपलर के 3 नियम थे। इन तीनों नियम में से उन्होंने ये बताया था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर, ये मान लो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, जब पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही है तो कैसे चक्कर लगाती है, कितना समय लगता है, कैसा क्या लगता है, इसके विषय में केपलर साहब ने बताया था। तो क्या बताया था, पहला नियम क्या बताया था केपलर ने, केपलर ने पहला नियम ये बताया था कि कोई भी ग्रह है, यहाँ पे सूर्य, बुध, मंगल, बृहस्पति, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर
दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। कैसे? दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार का मतलब अंडे का, देखो अंडे की आकृति क्या बना हुआ है, ऐसे। अंडा ऐसे ही तो होता है। अंडे की आकार में चक्कर लगाता है, ना कि वो गोल गोल नहीं घूमता है कभी, वो हमेशा दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाता है। इसी को बताया, इसी नियम को क्या कहते हैं तुम्हारे, इन्होंने दिया था केपलर ने। इसके बाद इन्होंने दूसरा नियम दिया था। दूसरा नियम क्या दिया था? दूसरा नियम उन्होंने ये दिया था कि जितने समय में, थोड़ा यहाँ बता दिए, गलत हो गया थोड़ा सा, ऐसे बना होना चाहिए। जितने समय में यह पृथ्वी यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, उतने ही समय में या पृथ्वी यहाँ से अगर यहाँ पहुंच रही है तो इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल और इसके द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, दोनों वाला क्षेत्रफल समान होंगे। समझ गए? ये हो गया सेकंड नियम। थर्ड नियम क्या बताया था? थर्ड नियम बताया था टी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब क्या होता है? सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की दूरी, सूर्य से लेकर कोई भी ग्रह तक की दूरी को उन्होंने ए माना था। ठीक, ये हो गया न्यूटन का, क्या कहते हैं, केपलर का तीसरा नियम। ये देखो दिया हुआ है तुम्हारा, ये मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब। टी क्या है? इसका परिक्रमण काल हो गया। ए क्या है? यहां से यहां तक की चली गई दूरी हो गई, ये हो गया। ठीक, उसके बाद उन्होंने तीसरा, क्या इसका तीसरा नियम हो गया, उन्होंने बताया था। इसके बाद उन्होंने बताया था किसके बारे में? न्यूटन के बारे में। क्या कहते हैं, इन्होंने इसके बारे में बताया था। किसके बारे में? इन्होंने बताया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या बताया था? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है? एक पिंड ये मान लो, एक पिंड ये मान लो, इसका द्रव्यमान m1 हुआ, इसका द्रव्यमान m2 हुआ। दोनों जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दोनों पिंड के द्रव्यमान, इसका पिंड, ये पिंड, इन दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। उन्होंने क्या बताया था? क्या बताया था? पहले क्या बताया था? जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या बताया था उन्होंने? ये बताया था कि अगर दो पिंड हो गए, पहला पिंड हमने मान लिया ये, दूसरा पिंड हमने ये मान लिया, इसका द्रव्यमान m1 मान लिया, इसका द्रव्यमान m2 मान लिया। ठीक, इन दोनों को एक रस्सी के माध्यम से हमने कनेक्ट करवा दिया। ठीक, ये मान लिया कुछ आकर्षण या कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में, उसको मैंने क्या कह दिया, मान लिया ये है r। ये क्या है? r है। अब अगर कह दिया जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बस इसी, अगर ये फिगर आप समझ गए तो सब समझ जाएंगे। तो क्या बताया उन्होंने? पहला ने ये बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों द्रव्यमान के, इस ये द्रव्यमान और ये द्रव्यमान, दोनों द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता, अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद एक और बताया था, जो बल होता है वो इस दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। उन्होंने ये बताया था। अब इन दोनों को, इसको मान लिया मैं समीकरण 1, इसको मान लिया समीकरण 2, इन दोनों को हल करेंगे तो क्या निकलेगा? F बराबर F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r स्क्वायर निकलेगा। अब F बराबर क्या हो जाएगा? जब चिन्ह हटाते हैं प्रोपोर्शनल का तो कोई कांस्टेंट के लगाते हैं, हमने कांस्टेंट g लगा दिया, m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये मैंने कल बताया था आपको, ऐसे निकलता है। ठीक, तो इसको भी आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। फिलहाल जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? बढ़ा जाए आगे। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? इसके बाद इसी के मैंने गुरुत्वाकर्षण के वो बताए थे, क्या कहते हैं, अगर आपको निकालना हो बीमा और मात्रक, अगर जी का बोल दिया जाए, जी का मात्रक निकालो तो मात्रक में कैसे निकलेगा? इसको पक्षांतर कर दिए तो एफ आर स्क्वायर बटे m1 m2 हो जाएगा।
एफ क्या है, एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। आर क्या है, मीटर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो गया, बटे m1 × mg² हो जाएगा। उसके बाद अगर कह दिया जाए इसकी वीमा निकालो, ये तो हो गया मात्रक, ये क्या है, मात्रक हो गया। अब कह दिया जाए अगर इसकी वीमा निकालो तो वीमा कैसे निकलेगी, एन क्या है, न्यूटन, न्यूटन का मात्रक वीमा क्या होती है, m/L/t-2। उसके बाद एम क्या, आर क्या है, यहाँ पे मीटर हो गया तो मीटर की क्या होगी, एल, ये एल स्क्वायर हो जाएगा, बटे ये क्या है, एम जी, एम स्क्वायर हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो गया, m⁻⁻1 L⁻3 t⁻2। ये आ गया इसका बीमा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये इसका मात्रक हो गया, ये इसकी बीमा हो गई, और ये जो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एक मान होता है। मान क्या होता है, कल बताया था मैंने, मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11, ये होता है इसका मान। ठीक, इसको भी एक कोने में नोट कर लेना। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, इसका एक मात्रक हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ना है हम लोग को, यहाँ से हम लोग को क्या पढ़ना है, अब यहाँ से पढ़ना है हम लोग को, एक सेकेंड सही कर दूं इसको पहले। अब अगर बोल दिया जाए कि क्या होता है पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण ये होता है जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के पास से छोड़ी जाती है, सतह के पास से या ऊपर से कहीं से भी हो, मतलब इतनी दूरी हो कि मतलब ऊपर ना हो, मतलब वायुमंडल में ना हो। ठीक, तो वहां से जब छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है। मतलब जैसे ऊपर से कोई वस्तु छोड़ेंगे, देखा होगा धीरे धीरे करके ऊपर स्पीड कम होती है और नीचे स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अतः उसकी गति, जो उसकी गति होती है वह गुरुत्वीय त्वरण के, मतलब गुरुत्वीय त्वरण भी उसका बढ़ने लगता है। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। अच्छा, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ये क्या है, ये माउस हो गया। इस माउस को अगर हम ऊपर से छोड़ेंगे ऐसे, तो जब ऊपर से छोड़ेंगे तो ऊपर स्पीड बहुत कम होगी। ठीक, जब ऊपर स्पीड कम होगी तो यहाँ पे त्वरण भी कुछ कुछ ना कुछ होगा। ठीक, और जब नीचे जाएगा, जितना ये नीचे जाता जाएगा उतना इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक, जब स्पीड बढ़ेगी तो गुरुत्वीय त्वरण भी कुछ ना कुछ बढ़ेगा। ठीक, तो गुरुत्वीय त्वरण कहाँ पे लगता है, जहां पर उसकी गति में बिल्कुल एक समान गति से चल रही है, तो वहां पर क्या होता है, त्वरण 0 होता है। लेकिन अगर कहीं स्पीड कम ज्यादा हो रही है तो वहां पर क्या होता है, कुछ ना कुछ गुरुत्वीय त्वरण होता है। जैसे माउस को हमने ऐसे ऊपर से फेंका नीचे की ओर, तो ऊपर स्पीड कम थी, नीचे स्पीड ज्यादा थी। जब नीचे स्पीड ज्यादा थी तो नीचे गुरुत्वीय त्वरण जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा। तो वही चीज दे रखा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह के पास से छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण, ठीक, पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। गुरुत्व बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है, तथा इसका वेग बराबर बढ़ता रहता है। उसका वेग जो होता है बढ़ता चला जाता है। ठीक, इसको मैं फिगर समझाता हूँ आपको। ठीक, ये मान लिया हमने क्या है, ये पृथ्वी है। ठीक, ये अपनी हरी भरी क्या है, ये पृथ्वी हो गई अपनी। ठीक, अब हमने बोल दिया ये कोई तुम्हारी ये वॉलीबॉल हो गई, ये बॉल हो गई है, ये क्या है, ये बॉल हो गई। ठीक, वॉलीबॉल वाली। उसके बाद ऊपर से जब इसको छोड़ा जाएगा तो ये नीचे की ओर ऐसे आएगी। जैसे जैसे ये नीचे को आएगी तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक, यहाँ पे स्पीड कम होगी और यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी। यहाँ पे मान लिया हमने यू है, यहाँ पे वी मान लिया। ठीक, तो जब यहाँ पर स्पीड कम ज्यादा हो रही है तो इसमें जाहिर सी बात है जब कम ज्यादा स्पीड होती है तभी तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। समझ गए, इसकी स्पीड कम ज्यादा हो रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो क्या होता है, इसी में क्या होता है, ये इसी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या बोलते हैं,
गुरुत्वीय त्वरण, इसी को बोलते हैं, समझ गए। तो ये होता है गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? जब कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से छोड़ी जाती, सतह के ऊपर से छोड़ी जाती है, तो उसके वेग में ऊपर वेग ज्यादा कम होता है, नीचे वेग ज्यादा होता है, तो कुछ न कुछ त्वरण उत्पन्न होता है। जो त्वरण उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। आप समझ गए? तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो पीछे मैंने चित्र बनाया है उसको भी आप नोट कर लेना। हो गया? उसके बाद एक चीज, दो तीन चीजें और याद कर लेना। जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान या उसके भार या उसके आकार पर निर्भर नहीं करता। ठीक, कोई भी वस्तु चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, वह वस्तु ऊपर से नीचे आएगी, मतलब आएगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। ठीक, किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो, उस पर कार्य करने वाला गुरुत्वीय बल mg हो, वस्तु के भार के बराबर होता है। मतलब F बराबर भार F, मान लिया F बराबर mg हो गया। m क्या है? m क्या है? ये द्रव्यमान किसी भी वस्तु का, मान लो हमने गेंद वॉलीबॉल माना था, कहाँ गया ये इसका मान लिया हमने, क्या है ये, इसका द्रव्यमान m मान लिया, g तुरंत से नीचे आ रही है, तो इसी का भार हो जाएगा F बराबर mg। F क्या है? जितने फोर्स लग रहा है उस पे। m क्या है? इसका द्रव्यमान हो गया, द्रव्य मान हो गया। g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। आप समझ में आ गया गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलते हैं इसके बाद आगे। इसके जल्दी से खत्म हो जाए चैप्टर ये, क्योंकि यार ये तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर का, समझे। छोटा सा चैप्टर है, 3 दिन लग रहा है। अब इसके बाद बात करते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में संबंध। गुरुत्वीय त्वरण मैंने भी बता दिया। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्या होता है? क्या होता है? जब मैंने फार्मूला एक पढ़ाया था, एक पिंड ये हो गया, एक पिंड ये हो गया, इन दोनों पिंड के द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान कुछ होगा, इसका द्रव्यमान कुछ होगा, इन दोनों पिंड के द्रव्यमान। उसके बाद मैंने क्या बताया? इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी, इन दोनों पिंड के बीच की दूरी मैंने क्या मानी थी? r मानी थी। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकला था? F बराबर कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। उससे जब G, कैपिटल G का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा? कैपिटल G इक्वल टू F r स्क्वायर अपान m1 इंटू m2। ये होता है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। इन दोनों के बीच में आपको क्या निकालना है? संबंध निकालना है। ठीक, तो निकालते हैं फिर हम लोग, क्या दिक्कत है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक तथा गुरुत्वीय त्वरण में संबंध। गुरुत्वीय त्वरण में संबंध, ये आपको निकालना है। ठीक, तो कैसे निकलेगा? मैंने फार्मूला क्या बताया था? F बराबर G, क्या बताया था मैंने? F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर बताया था ये। अब G का मान निकालेंगे इससे, तो F का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? F बराबर mg, ये होता है mg। mg बराबर हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ठीक, इस m1 से ये m1 कट गया, r स्क्वायर होगा। ठीक, तो G बराबर क्या निकला? कैपिटल G, और पृथ्वी की बात हो रही है तो ये हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये r स्क्वायर। ये आ गया दोनों के बीच में संबंध। क्या होता है? स्मॉल g बराबर कैपिटल G me अपान r स्क्वायर। ये होता है गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में संबंध। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
हो गया, बढ़ा जाए आगे। तो वही चीज ये लिखी हुई है तुम्हारी, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक में संबंध निकालना था। ठीक, चार्जर रखा हुआ है उस वाले में, उस वाले बोर्ड में लगा चार्जर, नहीं लगा? ये लो। ठीक, तो मैंने क्या बताया, F बराबर जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर। एम ई क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान, आर ई स्क्वायर क्या होता है, पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक, तो ये होता है F बराबर, इसको समीकरण मैंने 1 मान लिया। उसके बाद अभी मैंने क्या बताया, गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला क्या बताया था, F बराबर mg। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 2। इन दो समीकरण को जब हल करेंगे तो हल करने के बाद ये m से m कट गया तो क्या निकला, g बराबर m जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर। इन दोनों सॉल्व करने के बाद ये निकला। अब ऐसे अगर देखा जाए तो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का जो मान होता है कितना होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर। उसके बाद अगर बोल दिया जाए कि एम ई क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और पृथ्वी का द्रव्यमान का मान कितना होता है, 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24। ठीक, उसके बाद अगर बोल दिया जाए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद क्या बचा, अब अगर इसके बाद कह दिया जाए कि जैसे मान लीजिए हमने कह दिया ये पृथ्वी है। ठीक, ये क्या है, ये मान लिया हमने पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गई। अब अगर बोल दिया जाए कि इस पृथ्वी के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा। ठीक, तो ये पृथ्वी के द्रव्यमान हमने कितना माना, एमई, और पृथ्वी की त्रिज्या मैंने कितनी मानी, ये मानी आर ई, और ये पृथ्वी की सतह हो गई। तो इस सतह से ऊपर जाने पर यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, यहाँ पे अगर आपको निकालना है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ये इसकी ऊंचाई होगी, तो हमने ऊंचाई मान लिया h। ठीक, उसके बाद फार्मूला मैंने क्या बताया था, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, क्या होता है फार्मूला, F बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ये फार्मूला बताया था, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है आर ई, और ऊंचाई दे रखी है जे। ठीक, तो ये पहला पिंड ये हो गया, दूसरा पिंड ये हो गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी टोटल, जी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा एम ई, और इस पिंड का द्रव्यमान कितना हो जाएगा एम। ठीक, बटे ये हो गई आर ई, ये हो गया एच, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना निकल आएगा, आर ई प्लस का एच निकल आएगा पूरा। यहाँ पे हो जाएगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एफ बराबर भी मैंने क्या बताया था, एफ बराबर होता है एम जी बराबर जी m1 m2 अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर होता है। m से m ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा m ही है। ठीक, m से m कैंसिल हो गया तो g बराबर कितना निकला, ये समीकरण तो उसको आप 1 मान लीजिए। ठीक, तो g बराबर कितना निकला, g बराबर निकला है तुम्हारा जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक, अगले पेज में चले। तो दो समीकरण बने, एक समीकरण तुम्हारा क्या बना, एक समीकरण बना g बराबर क्या बना, जी एम ई एम अपान आर ई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एम ई नहीं होगा। ठीक, उसके बाद दूसरा समीकरण जी डैश माना हमने, उसको क्या निकलेगा, जी बराबर एम ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये समीकरण 1 माना हमने, ये समीकरण 2 माना। ठीक, इन दोनों को पहले समीकरण में दूसरे का भाग कर दो, जब भाग करें तो क्या होगा, जी डैश बचे जी बराबर जी एम ई
बटे आर ई स्क्वायर बटे जी एम ई बटे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये से ये कैंसिल हो गया। ठीक, कितना बचा, ऊपर से सॉल्व किया जाए। जी डैश बटे जी बराबर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर बटे आर ई का स्क्वायर। ठीक, अब इससे आर ई आप कॉमन कर लीजिए, तो जी डैश बचे जी बराबर आर ई कॉमन किया तो आर ई स्क्वायर बाहर आएगा, आर ई स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर लगा, स्क्वायर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर बटे आर ई का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, तो जी डैश का मान कितना निकला, जी डैश का मान निकला जी 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। इतना मान होगा पृथ्वी पिंड के ऊपर जाने पर। यहाँ पर कितना होगा, जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। इतना त्वरण होगा पृथ्वी, अगर मान लो पृथ्वी के, ये पृथ्वी की सतह हो गई, सतह से कुछ दूरी पर पिंड है, तो इस पिंड पर इसका हमने जो मान m माना था, इस पिंड पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, जी डैश बराबर कितना होगा, जी जितना पृथ्वी का द्रव्यमान होगा इस पृथ्वी के द्रव्यमान का इतना गुना होगा, 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ये जो फार्मूला बना, अगर कोई आपसे पूछ ले कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के 5 किलोमीटर दूर ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होगा, तो ये फार्मूला निकलेगा। तो मतलब इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर, एच का मान कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। आर ई क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, त्रिज्या मैंने कितनी बताई थी 5.67 इंटू 10⁶। ठीक, ये हो जाएगी यहाँ पर, इसका स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे तो ऐसे आंसर निकल आएगा आपका। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। हो गया, फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से स्टार्ट, हाँ वहां से स्टार्ट करना, आप इसका ले लीजिए। उसके बाद अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो ये परिभाषा, इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ये वही चीज लिखी हुई है ना, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई, एच ऊंचाई मैंने माना था, ये तुम्हारी एच ऊंचाई पर यहाँ पर कोई पिंड रखा हुआ है, यहाँ पे आपको जी डैश का मान निकालना है। इसका मान लिया हमने जी है तो इसका जी डैश मान लिया, जब इसको सॉल्व करनेंगे तो ये तुम्हारा मान निकल आया, ये तुम्हारा जी एच का मतलब हमने जी डैश माना था, इन्होंने जी एच मान लिया, तो आप भी जी एच मान सकते हैं। जी एच का मतलब ये होता है कि एच ऊंचाई पर, इसके इस पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर जी एच मान लिया इन्होंने। ये सॉल्व करने पर आंसर आ गया आपका। ठीक, हो गया। ठीक, जल्दी से नोट कर लो, फिर क्लास खत्म करते हैं, आगे पढ़ेंगे अगले दिन, गर्मी बहुत ज्यादा है। हो गया, चलो बढ़ते हैं आगे, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आराम से एंजॉय करिए, खाना पीना खाते रहिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना। ठीक, धन्यवाद।